Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxie MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for CMAT 2024 exam, because in this video I am going to discuss all 20 questions of innovation and entrepreneurship section asked in CMAT 2023. So guys, ये हम लोग का एक इनिशिएटिव है कि हम लोग CMAT की सीरीज लॉन्च कर रहे हैं. आज ये पार्ट 1, इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे जहाँ पे आई सेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस होंगे. सो गाइस, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो देखना, आपको काफी कुछ सीखने मिलने वाला है. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस, ये हम लोगों के इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, इनको आप जरूर फॉलो करो. इंस्टाग्राम में आपको सारा अपडेट्स मिलेगा, प्लस सीमेट टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन वगैरह भी प्रैक्टिस होंगे. इनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा वीडियो के. तो गाइस, पहला क्वेश्चन देखते हैं. एस्टिमेटिंग एंड फाइनेंसिंग फंड्स रिक्वायरमेंट्स स्कीम्स आर ऑफर्ड बाय. सो गाइस, ऑप्शन से आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. जैसे स्टेटमेंट ए है, वेरियस कमर्शियल बैंक्स, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक, सिडबी एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मतलब इनमें से कौन है जो फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है. तो गाइस, अगर आप ध्यान से देखो तो आरबीआई जो है ये पब्लिक डीलिंग नहीं करता है, ये बाकी बैंक्स को मैनेज करता है. ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो. बाकी सारे ऑप्शन जो हैं, कमर्शियल बैंक भी आपको लोन वगैरह देते हैं, आईडीबीआई भी है, आईसीआईसी भी है एंड सिडबी भी है. तो गाइस, इसका आंसर होना चाहिए ए बी सी एंड डी. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 3. तो गाइस, ये जो आंसर मार्क है ये किसी स्टूडेंट के हैं, तो इसको इग्नोर करो आप. ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? 3, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. तो रिजर्व बैंक को छोड़ के बाकी चारों ए बी सी डी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं. चलते हैं आगे. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर रिलेटेड टू विच एंटरप्रेन्योर. तो गाइस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो गाइस ये ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर जो होता है ये करते हैं. ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? ये लोग मैन्युफैक्चरिंग में फोकस नहीं करते, इन्होंने खरीदा एंड सेल किया, ऐसा इनका काम होता है. यहाँ लिखा हुआ भी है, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर इज वन हु अंडरटेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड इज नॉट कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग वर्क. ठीक है, बाकी गाइस आप और चीज पढ़ते रहना. और गाइस, नोवाइस एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? नोवाइस एंटरप्रेन्योर जो होते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है बिजनेस चलाने का. ठीक है, आर पर्सन विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस इन द ओनरशिप ऑफ बिजनेस. इनका स्टेक चाहे जैसा भी हो, माइनॉरिटी या मेजोरिटी, बट मेन डेफिनेशन यही है नोवाइस एंटरप्रेन्योर की, कि दे आर इनएक्सपीरियंस्ड. पोर्टफोलियो एंड द एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिन्होंने सीरीज ऑफ बिजनेस किए होते हैं डेवलप. ठीक है. ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? रेजिस्ट अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज. ये लोग न्यू टेक्नोलॉजीज में नहीं आना चाहते, ये लोग प्रेफर करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स से काम करना, जैसा उनका मेथड चल रहा है. इनको बोलते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स. तो ये सब चीज भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो गाइस इस वीडियो का मेन मोटिव सिर्फ ये नहीं कि आपने एक आंसर देख लिया हो गया, आपको और नॉलेज मिलनी चाहिए. तो जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं नॉलेज आपको एक्स्ट्रा दूंगा, जिससे आपको और क्लियर हो चीजें. ठीक है, इसका आंसर है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर. गाइस ये भी देखते हैं. गाइस, स्टेजेस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं हर चीज की. जैसे क्या है, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग. ए से लेकर ई तक दिए हुए हैं, आपको उसको अरेंज करना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक. तो गाइस देखो, कभी भी आप कोई स्टार्टअप करते हैं तो पहला आपका क्या होगा, आप पहले देखोगे कि हम क्या टाइप का स्टार्टअप कर सकते हैं, किस चीज की नीड है, आप वो सर्च करो पहले कि आगे क्या रिक्वायरमेंट होने वाली पब्लिक को. उसको बोलते हैं एम्पैथाइज. ठीक है, तो पहली चीज अब ये करने वाले हो, आप मार्केट में जाकर सर्वे वगैरह करोगे, गूगल फॉर्म फिल कराओगे, ऐसा कुछ जिससे एक आइडिया लगे. तो डी ऑप्शन पहले आएगा. उसके बाद क्या करोगे, जब आपने ले लिया तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करोगे. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी उसके बाद. डी के बाद आएगा ई, डिफाइन करोगे आप कि प्रॉब्लम क्या है, कि हमको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन चाहिए. अब गाइस प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई, अब क्या होगा उसके बाद? डी के बाद क्या आएगा? अब आएगा आइडिएट. अब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, आइडियाज लाओगे आप. ठीक है, तो आइडियाज मतलब उसका सॉल्यूशन क्या क्या होंगे, क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं. तो डी के बाद ए आएगा. आइडिया मिल गया, अब क्या करोगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट फोकस करोगे. तो अब क्या आएगा? सी, प्रोटोटाइप बनाओगे आप, जो भी आपको सॉल्यूशन देना है. फिर उसके बाद जो भी आपका डेवलपमेंट हुआ उसको आप टेस्टिंग करोगे, चेक करोगे वायबल है कि नहीं है, मतलब टेस्टिंग करोगे उसकी. ठीक है, ये आगे लास्ट में डी. तो ये इसका आंसर होना चाहिए डी ए सी बी. तो कौन सा है? डी ए सी बी. तो अगर अच्छे से क्लैरिटी आपको है तो इसका आंसर आप दे सकते थे, बट कंफ्यूजन भी काफी हो जाता है. ठीक है, ऐसे केस में कई लोग होंगे वो बोलेंगे कि पहले आइडिया आएगा, तो हो सकता है वहीं गलत कर दो आप, ए लिख के चला जल्दीबाजी में. ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी था बट ठीक है. Diffusion of innovation theory is associated with. Guys, एवरेट रॉबर्ट्स, इनकी एक बुक है, इन्होंने मेंशन किया इसके बारे में. ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी.
तो इन्होंने कुछ बोला ऐसा है कि इनोवेशन किस रेट से ग्रो करेगा, ऐसा कुछ बोला गया इसमें, ठीक है। मेनली आपको ये माइंड में रखना है बस, ये एस्टेटेड है इससे। एन इनोवेटिव टेकन इनिशिएटिव होना चाहिए, एन इनिशिएटिव टेकन बाय अटल इनिशिएटिव मिशन विद द पर्पस ऑफ टू इंकरेज क्यूरियोसिटी एंड इनोवेशन इन यंग टैलेंट। तो गाइस ये क्या है, कौन सा इनमें से, इसमें से है अटल टिंकरिंग लैब, इनका ये वो है, ठीक है। अटल टिंकरिंग लैब इनिशिएटिव इज a step taken by Atal Innovation Mission. Its purpose is to encourage curiosity, creativity and innovation in young talent. ये इसका आंसर है, ठीक है। बाकी guys, आत्मनिर्भर भारत क्या है? Also known as self-reliant India is an initiative launched by Indian government to promote economic self-sufficiency and reduce dependence on imports. जो imports की dependence को reduce करने के लिए आत्मनिर्भर भारत को लॉन्च किया गया था, ठीक है, self-reliant India. बाकी गैस अटल न्यू इंडिया चैलेंज क्या है? द अटल न्यू इंडिया चैलेंज इज एन इनिशिएटिव अंडर द अटल इनोवेशन मिशन दैट एम्स टू एड्रेस स्पेसिफिक नेशनल एंड सोसाइटल चेंजेस थ्रू इनोवेटिव सॉल्यूशंस। और लास्ट में अटल इंक्यूबेशन सेंटर आर एस्टैब्लिश्ड अंडर अटल AIM टू सपोर्ट एंड नर्चर इनोवेटिव स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ये मेनली एंटरप्रेन्योर्स के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर। यंग टैलेंट्स के लिए क्या है? अटल टिंकरिंग लैब है यंग टैलेंट्स के लिए। ये सेकंड बार तो आनी चाहिए, बाकी 1, 3 एंड 4 भी आपको बतानी चाहिए कि वो किस चीज के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे, इसका आंसर है सेकंड। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट अप्रूवल आर एज फॉलोज। तो गाइस इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसमें गाइस देखो पहली चीज क्या आएगी, जनरेटिंग ए बिजनेस आइडिया। अब गाइस ये क्वेश्चन इजी है, अगर आप पढ़ोगे तो आप ये बोलोगे पहले बिजनेस आइडिया जनरेट करो। और ध्यान से अगर देखो तो पहले इन चारों में से सी खाली एक ही में तो ये आ गया। पर देख लेते हैं एक बार, जनरेटिंग ए बिजनेस आइडिया, उसके बाद क्या होगा? परफॉर्मिंग ए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फैक्टर एनालिसिस। एक बार एनालिसिस होगा, वेरियस फैक्टर्स देखे जाएंगे सूटेबल है कि नहीं है। उसके बाद क्या होगा? कंडक्टिंग ए वायबिलिटी टेस्ट, फ्री फीजिबिलिटी एनालिसिस, फीजिबल है कि नहीं है, वायबल है कि नहीं है, ठीक है। देन क्या होगा? डिटेल्ड प्रोजेक्ट एनालिसिस होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका होगा प्रोटोटाइप डेवलप होगा डेवलपमेंट के लिए। ये यहाँ पे ऑप्शन से ही काफी इजी हो रहा है, बिकॉज सी खाली एक ही में तो आप कर सकते हो कि पहला काम तो बिजनेस आइडिया है ना, क्योंकि बाकी आप ऑप्शन देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे पहला कौन सा है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा कि सी से स्टार्ट होना चाहिए, और बाकी चीजें आपको नहीं भी आती तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। फॉलोइंग आर द कन्वेंशनल स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप फंडिंग। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, स्टेजेस पूछा गया स्टार्टअप फंडिंग की, और यहाँ पे आपको आईपीओ दिख रहा है। आईपीओ बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है, जब आप पब्लिक से पैसा लेते हो, आप शेयर्स वगैरह जो लेते हो ना स्टॉक मार्केट से, वो कोई भी कंपनी जब पब्लिक होती है पहली बार तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और वो उसका लास्ट स्टेज होता है, ठीक है। पहले वो अलग अलग लोगों से पैसे लेती है, सीड फंडिंग लेती है, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, फिर एंड में जब एग्जिट लेना होता है, बिल्कुल लास्ट वाला कि पब्लिक से पैसे लेना है, तो वो लाइव होती है, पब्लिक एंटिटी बन जाती है, तो वो होता है इनिशियल पब्लिक। तो यहाँ पक्की बात है कि मेरा ए लास्ट में आना चाहिए। अब ए लास्ट में कहाँ आ रहा है? सिर्फ इसमें आ रहा है, ये आंसर हो गया। और दूसरी बात, अगर आप स्टार्टिंग से देखो, सीड फंडिंग क्या होती है? सीड फंडिंग बिल्कुल इनिशियल फंडिंग होती है, जब आप बिजनेस सोच रहे हो, बिजनेस के मार्केट रिसर्च के लिए पैसा चाहिए, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला आपको। कई बार तो सीड फंडिंग अपने आप को ही बोल देते हैं कि आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो या फ्रेंड्स फैमिली से ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं सीड फंडिंग। तो सीड फंडिंग बिल्कुल स्टार्टिंग वाला होता है, तब आप बस बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, आपको मार्केट रिसर्च वगैरह के लिए पैसा चाहिए, ऐसा मान लो, ठीक है, क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो स्टार्टिंग होनी चाहिए सीड कैपिटल से, और वो भी यहाँ पे ई में ही आ रहा है, बस ये आ गया। तो दोनों तरफ से आंसर आपका आ जाएगा। तो सीड, अब यहाँ पे और भी देख लेते हैं, ई सीड कैपिटल आप पहले लेते हो, उसके बाद क्या होता है? एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं कोई इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकता है, डेफिनेटली पर्सन होता है जो अपना खुद का पैसा लगाता है आपके बिजनेस में, ठीक है। तो ऐसा बहुत देखा है कि स्टार्टिंग में स्टार्टअप्स होते हैं जिनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, थोड़ा बहुत, बहुत ही स्टार्टअप स्टेज में होते हैं, ठीक है, तो वो उनको एंजल इन्वेस्टर्स फंड करते हैं, ठीक है, अपना पैसा लगा लेते हैं, 10% 20% ले लिया, फिर आगे ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो सीड के बाद एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो देखते हैं कि हाँ स्टार्टअप में पोटेंशियल है, वो स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, बहुत नहीं लगाते हैं, बट देखते हैं कि हाँ पोटेंशियल है, प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है, तो उसके बाद वेंचर कैपिटल आते हैं। Then guys, procurement of mezzanine financing, ये जो फाइनेंसिंग होती है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। यहाँ पे दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इक्विटी मतलब आपको कुछ शेयर ही देने पड़ेंगे कंपनी के, और डेट मतलब होता है कि आप कुछ लोन भी लोगे, डेट लोन, ठीक है। तो ये हाइब्रिड होता है इक्विटी प्लस डेट का, तो ये आएगा बाद में, और लास्ट में आएगा आपका ए आपका होगा आईपीओ। क्या
IPO मतलब पब्लिक से वो करना है, रेस करना है पैसा। जो आप लोग इन्वेस्ट करते हो स्टॉक और मार्केट में, वो क्या करते हो, शेयर देते ना कंपनी के, तो आप तो एक तरह से वो कभी ना कभी कंपनी IPO में आई होगी। तो पहली बार जो कंपनी आती है स्टॉक प्राइस में लिस्ट होती है, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऑफर। इसका आंसर है 4। तो आई गेस इससे आपको और क्लैरिटी मिल गई होगी बाकी ऑप्शंस की। गैस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आई सेक्शन। इसको एज ए सब्जेक्ट मानो ही मत, इसको आप नॉलेज के लिए पढ़ो, ठीक है, बिकॉज ये कभी भी खत्म नहीं होना है और आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। MBA में भी करेगा, MBA के बाद भी करेगा। An important area of concern for innovative entrepreneurs in financing of projects is the, सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या होता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के लिए फाइनेंस करने के लिए प्रोजेक्ट का? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सीड कैपिटल। पहला पैसा आपको कैसे मिलेगा, कि मुझे पता है बिजनेस आइडिया मेरे पास है, बट कोई मेरे पैसा लगा दे कि हम स्टार्ट कर पाए, मार्केट रिसर्च कर पाए, स्टार्टिंग के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो भी स्टार्टिंग के होते हैं बिना कुछ वो हुए, वो होता है सीड कैपिटल। सबसे प्रॉब्लम इसमें आती है, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग वाला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है, क्योंकि बाद में आपका प्रॉफिटेबिलिटी होने लगी तो आगे आप बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया डेवलपमेंट कैपिटल, हो गया ह्यूमन कैपिटल, हो गया, बहुत सारे होते हैं अलग अलग। स्ट्रक्चर कैपिटल क्या होता है, कैन बी डिजाइन टू इंक्लूड बोथ डेट एंड इक्विटी लाइक फीचर्स। स्ट्रक्चर कैपिटल में आपका डेट इक्विटी दोनों फीचर्स होते हैं मेनली, ठीक है। और आपको डेट थोड़ा हाई रेट में मिलता है, बट आपकी वो जो आप इक्विटी देते हो वो कम देते हैं, मतलब रिटर्न वो कम चाहते हैं आपसे, बट डेट आपको हाई रेट में मिलेगा स्ट्रक्चर कैपिटल। तो जैसे आपने देखा होगा शार्ट टाइम वगैरह रॉयल्टी लेते हैं, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है स्ट्रक्चर कैपिटल की, रॉयल्टी भी ले ली, ठीक है, थोड़ा बहुत रिटर्न लेते हैं बट डेट आपको हाई देंगे, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इज बेसिकली एसोसिएटेड विद, आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए टैलेंट एक्विजिशन के लिए, आपको एम्प्लॉय रखने हैं, तो ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है फंडिंग रेस करनी। डेवलपमेंट मतलब कैपिटल में क्या हो जाएगा, आपको ओवरऑल ऑपरेशंस वगैरह के लिए डेवलपमेंट चाहिए कंपनी को रन करने के लिए, तो वो डेवलपमेंट कैपिटल होती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा सीड कैपिटल, ठीक है। क्योंकि मेन थोड़ा कंसर्न वही है कि हमारे पास आइडिया पर लगाएं कैसे, क्या करें। डैश मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड इमिटेटिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट स्पेसिफिक टास्क एंड फंक्शन। गैस ये आपका है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग मीन्स होता है आइडेंटिफाइंग एंड इमिटेटिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट स्पेसिफिक टास्क एंड फंक्शन। बेंचमार्क है ना, कि आप देखते हो दूसरों को, ठीक है। आउटसोर्सिंग मतलब होता है गाइस कि आप कुछ काम अपना दूसरों को दे दो, आउटसोर्स करा दिया, सब कुछ नहीं कर पा रहे हो आप। जैसे काफी सारी कंपनीज आज की डेट में जो पे आउट्स होते हैं एम्प्लॉयज के, वो आउटसोर्स कर देती है, कोई और कंपनी आपको पैसा आपकी सैलरी दे रही है, ऐसा देखा है हमने कई बार, ठीक है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहते हो एफर्ट्स लगा के। क्वालिटी सर्किल मतलब होता है कि कुछ आप ही ये कंपनी के एम्प्लॉयज ग्रुप बना के इनोवेशन वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो क्वालिटी सर्किल हो गया, ठीक है। एक ही मतलब उसमें, यहाँ पे आंसर आएगा बेंचमार्किंग। Assertion reason, Industrial Development Bank of India IDBI caters the financial needs of the budding industries। हाँ ये करता है। रीजन क्या हो सकता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ बिजनेस फेलियर। ये बिल्कुल बात सही है। इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड देयर इज नीड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देम। तो गाइस एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपके पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, आप स्टार्टिंग में बर्न करते हो पैसा, आपको अपना मार्केट में नाम बनाना, तो आपको फंडिंग जरूरत होती है। तो कई बार बिजनेस बंद हो जाते हैं बिकॉज उनके पास उतना फंडिंग नहीं होती कि वो और चला पाए इसको, क्योंकि स्टार्टिंग से हर कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है। डेफिनेटली आपको पैसा लगाना होगा, एडवर्टीजमेंट करना होगा, काफी बर्न होगा, बट एक बार आपका नाम बन जाएगा फिर डेफिनेटली जब आप लार्ज स्केल में करोगे तब आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। तो गाइस ये असर्शन एंड रीजन हो सकते हैं। उसका आंसर आएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट आंसर इज द गोल शुड बी स्पेसिफिक फॉर द बिजनेस प्लान। सक्सेस तभी होगी गाइस जब आप बहुत स्पेसिफिक चीज बोलोगे कि आपको एक्जैक्टली क्या करना है। अगर आप सब कुछ वो करोगे, जनरलाइज करोगे, लिमिटलेस करोगे, इमेजिनरी, तो गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन इजी था थोड़ा सा, बस अगर आइडिया है तो हो जाना चाहिए स्पेसिफिक इसका आंसर। एंजल इन्वेस्टर्स आर कंसीडर्ड विद अपोजिट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट। गाइस ये अपोजिट इसलिए होते हैं कि एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये अपना पैसा लगाते हैं, जनरली कोई पर्सन ही होता है, ठीक है, जो अपना पैसा लगाता है। और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट एक कंपनी होती है जिन्होंने, जिनके पास पैसा आता है बड़े बड़े HNI से, काफी एफ्लुएंट फैमिलीज के लोगों से, उन सबका पैसा लेके वो लगाते हैं आपके में, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना पैसा लगा रहे हैं, यहाँ पे ये दूसरा पैसा लगा रहे हैं, इसलिए वेंचर कैपिटलिस्ट इज द आंसर, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट थोड़ा सा इनिशियल स्टेज के स्टार्टअप्स में लगाते हैं जिनको लगता है कि हाँ उनके पोटेंशियल है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, बट प्राइवेट इक्विटी फर्म से होती है थोड़ा स्टैब्लिश में लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वैसे ही। नेसेंट नेसेंट एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं गाइस, नेसेंट एंटरप्रेन्योर मतलब होता है हु इज इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। नोवाइस में समझना है इनको। नेसेंट मतलब ये कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहले बिजनेस कर चुके हैं, मे भी उनको सब आता है,
नोवाइस मतलब होता है जिन्होंने बिजनेस ही नहीं किया, नेशनल मतलब न्यू, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड। बाकी ऑप्शन नहीं होंगे, थोड़ा क्लैरिटी करोगे तो आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या देखो एमसीक्यूज वगैरह इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा अगर वाकई आई सेक्शन में 18-19 नंबर लाना चाहते हो 20 में, जो कि पॉसिबल है, ठीक है, उसके लिए आप चैप्टर बाय चैप्टर चीजें पढ़ो, हर टॉपिक बाय टॉपिक घुस के पढ़ोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। बाकी एमसीक्यूज तो ठीक ही है, बढ़िया, तो पीवाईक्यूज से सबको कॉन्फिडेंस काफी मिलेगा। फैमिली बिजनेस आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू हैंड ओवर द चार्ज ऑफ द बिजनेस टू द नेक्स्ट जनरेशन, ऐसा होता है, काफी बड़े बड़े फैमिली बिजनेस होते हैं, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि उनके नेक्स्ट जनरेशन संभाले, वरना कैसे ग्रो होगा, तो ये सही है। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप ओरिजिनेट फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड फैमिली बिजनेस, नहीं ये तो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप ओरिजिनेट फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो जिनके यहाँ से किसी ने फैमिली किसी ने बिजनेस किया ही नहीं, ठीक है, तो फर्स्ट सही है बट सेकंड सही नहीं, ठीक है, थर्ड आंसर है। Given below are the two statements assertion reason. AICTE, UGC, NITI Aayog are the commercial and the commercial banks are coming up with the many offerings to promote entrepreneurship. ठीक है, ऐसा हो रहा है, तभी आपके सीमेट में भी इनोवेशन entrepreneurship सेक्शन लाया गया था कि आपको अवेयरनेस बढ़े उसकी। AICTE कराता था सीमेट, इवन कॉलेजेस जो भी हैं सीमेट से सब AICTE अप्रूव्ड हैं, ठीक है। रीजन क्या, गवर्नमेंट वांट्स टू डेवलप प्रो entrepreneurship एंड सपोर्टिंग एनवायरनमेंट इन द कंट्री, तो गैस ये सही है, इसका पहला होगा, both A and R are correct and R is the correct explanation of it. Venture capital firms are usually organized as a limited partnership. तो guys ये हाँ limited partnership होती है firms से। Venture capitalist is the money manager who is involved in making risk investments from equity capital, हाँ, with the objective of gaining better returns, ये भी सही है, तो इसके दोनों सही, ये लिमिटेड पार्टनरशिप वाली फर्म होती है और ये इनको डेफिनेटली रिस्क, स्टार्टअप से इन्वेस्ट करती हैं तो डेफिनेटली इनको रिस्क लगता है, बट ये है कि ग्रो भी काफी तेजी से जाते हैं वो स्टार्टअप्स, ठीक है, और ये वहां पे अपना परसेंटेज शेयर लेती है, इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर। Which the following characteristics belong to the low end disruptive innovation? तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, which the following, ये बार ट्राई करो वाला क्वेश्चन, तो गाइस इसमें कौन सा हो जाएगा, it makes food products into better products, it delivers products at lower cost, it targets non consumption, it improves profit margin। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, लोअर कॉस्ट में प्रोडक्ट देना, लो एंड डिसरप्टिव इनोवेशन, डिसरप्टिव मतलब क्या, कि आप कोई प्रोडक्ट को देख रहे हो कि कोई कुछ कॉस्टली मिल रहा है तो आप काफी कम प्राइस में उसको देने का ट्राई करो, जिससे जो लोग अनअफोर्ड कर पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे जो लोग, वो लोग भी करें, जिससे आपको वॉल्यूम काफी मिलेगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज बहुत कॉस्टली हो रही है बट आप आए, आपने एंट्री करी और आपने चीजों को बहुत ही कम प्राइस में निकाल दिया, जिससे पूरा मार्केट डिसरप्ट हो गया एक तरह से, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर लूँ शायद जियो का, जैसे पहले नेट काफी महंगा मिलता था, 1 GB 249 का पर मंथ, और अब क्या है 1.5 GB आप यूज कर रहे हो पर डे, तो बिल्कुल डिसरप्शन ले आए हो, ठीक है, तो हर कोई यूज कर पा रहा है नेट, ऐसा मान सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है लो कॉस्ट, ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। Given below are the two statements, urbanization around the world is an opposite to innovate, urbanization around the world is an issue because of overpopulation। Guys, urbanization around the world is an opportunity to innovate। urbanization मतलब क्या होता है कि आप बोलो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिटी में आके रहें, ठीक है, urbanization, तो उससे क्या होता है जब काफी लोग रहते हैं तो इनोवेशन भी होता है, काफी डेवलपमेंट होते हैं, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। और दूसरी बात, अर्बनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड इज एन इशू बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। गैस ये इशू बन जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है सिटीज में, सिटीज में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की लैक नहीं लगती है और डेवलपमेंट करना पड़ता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, तो ये भी सही है, तो इसके आंसर दोनों होंगे, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। द टर्म एंटरप्रेन्योर हैज बीन फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ये क्वेश्चन अगर इसने पढ़ा होगा तो बहुत इजी रहा होगा उसके लिए, जिसने पढ़ा होगा स्टार्टिंग से बेसिक से। फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। गैस क्या क्या रीजन हो सकते हैं, लैक ऑफ मार्केट रिसर्च बिल्कुल हो सकता है, पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल हो सकता है, पुअर मैनेजमेंट हो सकता है, जेंडर एंड कास्ट से कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर इसका आएगा ABC, ठीक है। तो गाइस ये 20 के 20 क्वेश्चन हो गए डिस्कस, आई गेस आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। बाकी सीमैट की नोटिफिकेशन का लिए पैनिक मत करो, आज ही इलेक्शन की डेट्स आएंगे, मुझे लगता है कि होली के पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। एंड 7 से 13 मई के बीच में एग्जाम में भी हो सकता है, बिकॉज 5 मई को आपका नीट का एग्जाम शायद है, ठीक है। तो गाइस
ये सीमैट का कोर्स हम लोग यू कैन चेक, बिल्कुल 0 से एंड तक डिटेल्ड कोर्स है। हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं इनोवेशन वगैरह में, आई सेक्शन में भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं, लाइव क्लासेस भी शेड्यूल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार पोस्ट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 18+ मार्क्स, 18+ करेक्ट हो 20 में से इनोवेशन सेक्शन में। तो हम लोग दोनों ही सेक्शन में फोकस करेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट। ठीक है, मेजर लोगों का कंसर्न जीके इनोवेशन ज़्यादा रहता है, बाकी फोकस सब में ही रहता है हम लोग। तो ये 0 से 10 तक का बैच है, बहुत ही इकोनॉमिकल है। अगेन इट इज़ नॉट अ क्रैश कोर्स, इट इज़ अ कंप्लीट कोर्स। सिलेबस सारा हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, शेड्यूल मिलेगा। अभी जो क्लास चल रही है वहाँ पे पीवाईक्यूज वगैरह होंगे, तो आप चेक कर सकते हो। बाकी अगले साल के लिए कोई जाना चाहता है तो कंप्लीट एमबीए एंड कैट कोर्स आप डेफिनेटली चेक करो, एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल। एंड अभी से लेकर अगले साल मई तक के सारे एग्जाम, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपी, सब कुछ कवर्ड है 0 से 9 तक, कंप्लीट एमबीए कोर्स। ये भी आप चेक कर सकते हो। बाकी गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। गाइस ये नंबर यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। ठीक है, बाकी mockzone.in/cmat में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।